Hi friends, welcome back. This video is in continuation to the chapter number 6, 100 dresses 2. So अभी तक हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था कि हम अभी तक टीचर को वो नोट आ चुका था वांडा पेट्रोंस्की के फादर से that the kids will no longer be attending the school. इसके बाद टीचर ने सब स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए ये एक मैसेज पहुंचाया दैट एवरीवन शुड बी थिंकिंग अबाउट दिस कि जो हुआ वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट एंड सैड था एंड शी वाज जस्ट होपिंग कि किसी ने किसी बुरी इंटेंशन के साथ वांडा पेट्रोंस्की को ऐसी कोई बात नहीं कही हो जिसकी वजह से उसे अपनी फैमिली के साथ ये सिटी ही छोड़नी पड़े. एंड विद दैट मैडी के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं. शी वॉज फीलिंग वेरी सैड, शी वॉज फीलिंग वेरी एम्बेरस्ड. उसे बहुत ज़्यादा कावर्ड टाइप फील हो रहा था क्योंकि वो कभी भी स्पीक अप नहीं करी डिस्पाइट द फैक्ट शी न्यू कि जो वो वांडा पेट्रोंस्की के साथ कर रहे हैं दैट वाज नॉट अ वेरी गुड थिंग. सो नाउ moving on, we are on page number 75. We'll just read the story ahead. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said, with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." So Peggy had had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. So here we get to know कि लास्ट पार्ट तक सिर्फ मैडी के दिमाग में ही वो सारे थॉट्स रन कर रहे थे that she wants to meet Wanda Petronsky once and just tell her all those good things about her, that her drawings were beautiful, that she was smart and that they did not mean to make her feel bad. तो अब उसे रियलाइज होता है मैडी को कि पेगी के माइंड में भी कुछ सिमिलर थॉट्स आए होंगे जिसकी वजह से पेगी मैडी के पास आकर खुद बोलती है कि चलो एक बार देखकर आए कि उस लड़की ने शहर छोड़ा है या नहीं. The two girls hurried out of the building, up the street towards Boggins Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon. Drizzly, damp and dismal. Damp and dismal का मतलब आपको आपकी बुक में दिया है साइड पर, which means wet and sad. Here expressing a state of hopelessness. So यही एक तरीका था जो मैडी के दिमाग में भी आया कि वो बस इतना सा ही कर सकती है कि वो जाकर एक बार उसका हालचाल पूछाए और उसे ये सारी अच्छी चीज़ें कन्वे कर पाए. Similar thing came into the mind of पेगी ऑल्सो, जिसकी वजह से स्कूल खत्म होते ही उसने मैडी को कहा चलो एक बार देख कर आते हैं कि उस लड़की ने स्कूल छोड़ा है या नहीं, अपना घर छोड़ा अब तक या नहीं. तो वो दोनों गर्ल्स टुवर्ड्स बॉगिनसाइड वाज द प्लेस वेयर वांडा पेट्रोंस्की लिव्ड. तो उस पार्ट की तरफ चढ़ते हुए जाते हैं एंड एक काइंड ऑफ थीम दी है या एक काइंड ऑफ सिचुएशन दी है कि माहौल कैसा था. दैट पार्ट ऑफ टाउन वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून. बहुत ही ज़्यादा सैडनेस थी सब तरफ, बहुत ड्रिजली, डैम्प एंड डिस्मल था सब कुछ. वो नवंबर मंथ में एक दिन की आफ्टरनून का टाइम है जब स्कूल ख़त्म होता है, उस टाइम की बात है. Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. And gee, look how she can draw. Here we get to know कि Peggy को realize होता है कि जितना वो वांडा पेट्रोंस्की को डम समझते थे वो उतनी डम नहीं थी. पेगी को लगता था जो वो उससे सवाल पूछती है उसे कुछ समझ नहीं आता कि पेगी किस इंटेंशन से सवाल पूछ रही है. पेगी is still not feeling guilty here we see because she says I never did call her a foreigner or make fun of her name. वो कहती है कि मैंने उसका कभी नाम का तो मजाक नहीं उड़ाया. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. उसे यही लगता है कि वांडा को कभी भी उनकी बातें ऐसे समझ नहीं आती होंगी या जब वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो उन लोगों को कभी समझ में नहीं आता होगा कि उसका एक्चुअली में मजाक उड़ रहा है या लोग उसको आकर
ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो पूछते हैं वो इस इंटेंशन से पूछते हैं कि उसका मजाक उड़े. The two girls hurried out of the. Okay, so here we get to know कि पैगी के माइंड में क्या चल रहा था. I thought she was too dumb and gee. How she can draw. Look how she can draw. तो यहाँ पर पैगी को भी पैगी is kind of impressed after she sees Wanda Petronsky's drawings. वो इतना इम्प्रेस होती है कि उसे वो सारे जो उसके नोशंस थी वांडा पेट्रॉन्स्की को लेकर कि वो इतनी डम है, उसको बातें नहीं समझ आती, वो सारी की सारी गलत साबित हो गई. When she saw कि वो कितना अच्छी तरह कितनी सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाई थी उसने. Okay. Moving on, Maddie could say nothing. All she hoped was that they would find Wanda. She wanted to tell her that they were sorry that they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. So अब मैडी के दिमाग में सिर्फ वो एक चीज चल रही है that now she wants to make things right. She wants to do something to prove that she was not a coward. और she wanted to do something so that उसे खुद को थोड़ी satisfaction मिले कि हाँ उसने अपनी तरफ से कुछ effort करा, थोड़ा effort जिससे कि वांडा पेट्रॉन्स्की would feel good. तो while Peggy was talking to her, मैडी का दिमाग और कहीं था. वो उसके दिमाग में अभी भी यही सब चल रहा था कि उसके माइंड में ये चल रहा था कि वो लोग She was hoping कि वो लोग जहाँ जा रहे हैं बॉगिन्स हाइट वहाँ पर उसे वांडा पेट्रॉन्स्की मिले. They were hoping कि उसने अभी तक शहर नहीं छोड़ा होगा. She says that she wanted to tell her that how sorry they were. So मैडी के मन में यही था कि अगर वो उसे मिलेगी तो ज़रूर उसे ये समझाएगी या ज़रूर उसे ये कन्वे करेगी that they were sorry. She wanted to apologize to her for what they had done, कि उन्होंने उसको particularly pinpoint करके ऐसे ऐसे सवाल पूछे, and she wanted to convey that she was very wonderful, कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी and पूरे स्कूल को लगता है कि वो बहुत अच्छी है and उसे रिक्वेस्ट करेगी कि वो शहर ना छोड़े और वो स्कूल भी ना छोड़े. साथ ही वो उसको अश्योर करेगी वांडा को कि अगर कोई भी तुमसे आकर लड़ेगा या कोई भी तुम्हें आकर तुम्हारा मजाक उड़ाएगा तो वो और पैगी मिलकर उससे लड़ाई करेंगे. तो इतनी सारी बातें चल रही थी मैडी के माइंड में while they were on their way to Boggin's Height. Boggin's Height was वांडा पेट्रॉन्स्की's होम टाउन जहाँ से वो रोज ट्रैवल करती थी. The two girls hurried on. They hoped to get the top of the hill before dark. I think that's where the Petronskys live, said Maddie, pointing to a little white house. Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. So now they have reached Boggin's Height and apparently the place, the house where Wanda Petronsky lives. तो यहाँ पर पहुँचते ही मैडी पिन पॉइंट करती है towards a white house. अब वो लिटिल व्हाइट हाउस जो है उसकी डिस्क्रिप्शन दी है कि कैसे wisps of old grass stuck up here and there along the pathway. जो उस घर की तरफ की सड़क थी, जो पाथवे था, उस सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे ग्रास के पुरानी घास के पैचेस थे छोटे छोटे. The house and its sparse little yard looked shabby. जो घर और उसके बाहर का यार्ड है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा shabby लग रहे थे. मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे look wise they were not very great but they were clean. ठीक है. Similar was the case with Wanda Petronsky's that blue dress. एक ही वो ड्रेस थी जो वो पहनते थे, जो वांडा पेट्रॉन्स्की रोज पहन कर आती थी, which was also a bit shabby but clean. Similar उसे डिस्क्रिप्शन दिखी, उसे सेम टाइप ऑफ
कंपैरिजन उसे पता चल रहा था मैडी को कि उसका घर भी सिमिलर है जैसे कि उसकी ड्रेस हुआ करती थी, थोड़ी डल, शैबी, नॉट लुकिंग वेरी ग्रेट, बट इट यूज्ड टू बी क्लीन. Okay. There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still, there was no answer. So now both of them have reached the place जहाँ पर वोंडा पेट्रोंस्की का घर था. उन्होंने घर को आइडेंटिफाई कुछ इस तरह करा कि घर की लुक भी सिमिलर थी जैसे कि वोंडा पेट्रोंस्की की ड्रेस की लुक होती थी. सो वो उस घर तक पहुंचते हैं एंड दे रियलाइज दैट देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. इस लाइन का क्या मतलब है कि कोई भी घर में कोई भी इंसान नहीं था, मतलब घर बहुत ज़्यादा सुनसान था. फिर भी पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर. पेगी ने जोर से नॉक करा दरवाजे पर, बट देयर वाज नो आंसर. किसी ने जवाब नहीं दिया या किसी ने दरवाजा नहीं खोला. शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड एंड नॉक्ड देयर. उन्होंने जस्ट टू चेक पीछे जाकर पीछे वाले दरवाजे पर भी नॉक करा, बट वहां भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. इससे उन्हें रियलाइज हुआ कि उस घर में कोई भी नहीं है एंड दैट दे हैव मूव्ड आउट. There was no doubt about it. The Petronskis were gone. How could they ever make amends? Now both these girls जो इतनी दूर तक आई वोंडा पेट्रोंस्की से मिलने, उससे बात करने, दोनों बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई. दोनों के मन में बहुत सी बातें थी जो उनसे उससे कहना चाहते थे. दोनों थोड़ा थोड़ा बुरा भी फील कर रहे थे कि उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया, मूव आउट हो गए, पूरी सिटी ही छोड़ दिया. तो दोनों थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए जब उन्हें रियलाइज हुआ दैट द पेट्रोंस्कीज हैव ऑलरेडी मूव्ड आउट. सिंस नो देयर वाज नो आंसर, जब उन्होंने आगे वाले डोर पर भी नॉक करा, पीछे वाले डोर पर भी नॉक करा, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो इससे उन्हें एटलीस्ट ये रियलाइज हो गया, ये श्योरिटी हो गई कि वो लोग अब इस शहर में नहीं रहते हैं, वो लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं. तो अब वो आपस में मन में सोचते हैं कि हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स. कुछ अब वो ऐसा और क्या करें कि वो अपनी गलती को सुधार पाए. अमेंड्स मतलब to make amends. Okay, it's given in the book also to show that one is sorry by doing something good. यही चीज वो करने गए थे उसके घर तक, उसको बताने की that she was very wonderful, her drawings were very beautiful. सब लोगों को लगता है that she is wonderful, and अगर कोई भी उससे मजाक उड़ाएगा उसका, तो वो लोग उससे लड़ाई करेंगे. They turned slowly and made their way back down the hill. Now both of them were very disappointed to know कि वो लोग उस घर में नहीं रहते अब, कि वो घर छोड़कर जा चुके हैं already. Well, anyway, said Peggy, she's gone now. So what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. Now Peggy, as usual, अपने आप के ऊपर क्रेडिट ले रही थी. वो दोबारा वो कह रही थी अब वो जा ही चुके हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं. साथ ही वो कहती है कि क्योंकि मैं उससे इतनी बारी पोक करती थी, इतनी बारी नज करती थी, उसे पिन पॉइंट करके पूछा करती थी तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कैसी ड्रेसेस हैं, किस फैब्रिक की ड्रेसेस हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस की वजह से ही उसके मन में बहुत तरह तरह के आइडियाज आते होंगे. ये पेगी सिर्फ मैडी के साथ डिस्कस करती है कि शायद मेरी ही वजह से वो एक कॉन्टेस्ट जीती है. अगर मैं उससे इतने सवाल नहीं करती तरह तरह के, तो हो सकता है वो इतनी तरह तरह की ड्रेसेस भी ना बना पाती और ना ही वो फिर ये कॉन्टेस्ट भी जीत पाती. Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. So hear this line, Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. तो अब मैडी अपने आप को बस एक काइंड ऑफ तसल्ली देना चाह रही है कि चलो अब वो नहीं मिले, वो अमेंड्स नहीं कर पाए,
तो फिर भी उसे इतना बुरा लगाने की जरूरत नहीं है. But that night she could not get to sleep. She thought about Wanda and her faded blue dress, that and the little house she had lived in. And she thought of the glowing picture those 100 dresses made, all lined up in the classroom. So now, उस रात वो कहती है कि उस रात मैडी सो नहीं पाई ढंग से. क्यों? क्योंकि वो तब भी अपने माइंड में वांडा पेट्रोंस्की के बारे में ही सोच रही थी. She just could not take her mind off that girl and those thoughts. So इससे हमें क्या समझ आता है कि मैडी के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था उस बात का, उस पूरे सिचुएशन का या उस इंसिडेंट का, कि रातों को भी उसको नींद नहीं आ रही थी. शी वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली. उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही एक थॉट चल रहा था कि वो वांडा पेट्रोंस्की को सॉरी नहीं बोल पाए, अपोलोजाइज नहीं कर पाए. एंड अगर वो एक बार उससे दोबारा मिल भी ले तो वो उसे रिक्वेस्ट करेंगे स्कूल ना छोड़ने के लिए और वापस आ जाने के लिए. तो दैट नाइट जब वो सोने की तैयारी कर रही थी या जब वो सोने की कोशिश कर रही थी, उसके दिमाग में क्या क्या आ रहा था? वांडा की बातें आ रही थी, उसकी वो फेडेड ब्लू ड्रेस आ रही थी जो वो रोज पहनकर आया करती थी स्कूल, एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन. अब क्योंकि वो बॉगिन्स हाइट तक चलकर उसका घर भी देख आए थे, तो मैडी के माइंड में उसका वो घर की पिक्चर भी आ रही थी. सो स्टूडेंट्स, ऑल दिस हैपेंस विद अस आल्सो. जब भी हम कोई एक ऐसा इंसिडेंट, बुरा इंसिडेंट हमारे साथ होता है, समथिंग अनफॉर्चुनेट और सम मिस हैपनिंग, it leaves an impact in our mind. हम लोग इतनी इजीली कुछ चीज़ें नहीं भुला पाते, बिकॉज ऑफ विच जब भी हम लोग खाली बैठे होते हैं या रात के टाइम when we are very relaxed or we are kind of introspecting, हम उस मोड में होते हैं जब हम सिर्फ सोच रहे हैं, तो हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ उस इंसिडेंट से रिलेटेड बातें आती हैं, वही इंसिडेंट की पिक्चर्स आती हैं, उन्हीं लोगों की पिक्चर्स आती हैं जो इन्वॉल्व थे. Similar case was happening with Maddie here. उसके ऊपर इतना ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा था इस पूरी सिचुएशन का कि वो अपने आप अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर पा रही थी और कहीं भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी. So that is why it's written, that night she could not get to sleep. She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. And she thought of the glowing picture those 100 dresses made, all lined up in the classroom. और वो साथ ही उसकी ड्राइंग्स के बारे में भी सोच रही थी जो पूरी क्लास में लगी हुई थी. At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. This was the hardest thinking she had ever done. After a long, long time, she reached an important conclusion. She was never going to stand by and say nothing again. See now here, students, she has made a decision. वो रात को जब वो सो नहीं पा रही थी, उसके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ इस बात का कि वो सो भी नहीं पा रही थी, तो वो फाइनली उठकर बैठ गई. जब वो इतने थॉट्स उसके दिमाग में रन कर रहे थे, शी वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, शी वॉज नॉट एबल टू स्लीप ऑल्सो. तो वो उठकर बैठती है, अपना फोरहेड अपने हाथों में रखती है या अपना फोरहेड अपने हाथों से प्रेस करती है. जब आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, योर ब्रेन स्टार्ट्स एकिंग, not your brain, your forehead starts aching. तो सिमिलर केस वाज हैपनिंग विद मैडी हियर. उसके भी बहुत सिर में दर्द हो रहा था, ये सब सोच सोच कर कॉन्टिन्यूसली पूरा दिन उसी चीज़ के बारे में सोचकर, एंड वो सारी पिक्चर्स उसके दिमाग में आ रही थी. शी वॉज नॉट, हर माइंड वॉज नॉट एट पीस बेसिकली. इस मोमेंट पे वो अपना फोरहेड अपने हाथों से प्रेस करती है एंड बहुत ज़्यादा जोर लगाकर और ज़्यादा सोचती है. एंड यहाँ लिखा है that this was the hardest thinking she had ever done. इससे ज़्यादा उसने कुछ मुश्किल नहीं सोचा होता. After a long, long time, she reached an important conclusion. बहुत देर सोचने के बाद वो एक important conclusion पर पहुंचती है. She was never going to stand by and say nothing again. तो उसने ये डिसाइड करा कि आज के बाद कभी भी कुछ गलत हो रहा होगा तो वो ना ही उसका सपोर्ट करेगी और ना ही वो चुपचाप खड़ी होगी.
ये दो बातें उसके दिमाग में उस मोमेंट पर आती हैं. लेट्स सी उसके बाद उसके दिमाग में क्या आता है. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up, even if it meant losing Peggy's friendship. She had no way of making things right with Wanda, but from now on, she would never make anybody else that unhappy again. This line, if she ever heard anybody picking on someone, this phrase picking on someone means treating someone unkindly, unfairly, criticizing them. So picking on someone का basically मतलब है कि आप एक person को target बना लेते हो. स्कूल्स में बहुत होता है कि कोई एक पर्टिकुलर बच्चा आप उसको टारगेट बना लेते हैं, हर छोटी बात पे उसको परेशान करना या उसी के ऊपर कमेंट करना, उसी को टॉन्ट मारना, ये सब चीज़ें बहुत आम होती हैं स्कूल में. एंड वो एक पर्टिकुलर बच्चा टारगेट बन जाता है. सम स्टूडेंट्स टेक इट लाइटली, बट कई बच्चे बहुत ज़्यादा उस बात से, उस इंसिडेंट से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर एंड उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं. तो मैडी के माइंड में उस रात क्या क्या थॉट्स आते हैं. एक कि वो आज के बाद किसी भी बच्चे को कि वो आज के बाद अगर उसके सामने कोई भी बुरी चीज़ होगी तो वो चुप नहीं रहेगी, ना ही वो उस चीज़ का सपोर्ट करेगी. साथ ही वो ये कहती है क्योंकि अब उसके पास और कोई तरीका नहीं है वांडा पेट्रोंस्की के साथ जो हुआ उसको अमेंड करने का, उसे ठीक करने का. तो वो यही बोलती है कि क्योंकि वो उसके साथ कुछ नहीं ठीक कर पाई तो अब वो आज के बाद इतना बुरा किसी के साथ करेगी नहीं कि इतना बुरा किसी को फील कराए या इतना बुरा किसी को भी लगे. सो शी सेज शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा. उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था, बट उसने डिसाइड करा कि उस दिन के बाद से वो किसी को भी इतना अनहैप्पी फील नहीं कराएगी. और she also mentions this thing even if it meant losing Peggy's friendship. Now in the last chapter number 500 races 1 में एक point mention था कि कितनी valuable थी मैडी के लिए पैगी के साथ उसकी friendship, because of which she never spoke anything against Peggy. या जो भी पैगी करती थी उसे यही लगता था कि since she is the most popular girl तो वो कुछ भी गलत नहीं करेगी. बट यहाँ पर वो कहती है इवन इफ इट मेंट एट द कॉस्ट ऑफ फ्रेंडशिप, उसकी पैगी के साथ फ्रेंडशिप जो है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इस चीज़ के बावजूद भी वो उसने कहा कि मैं आई विल नेवर स्टैंड बाय एनीथिंग दैट इज हैपनिंग रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ मी. तो वो यही कहती है कि मैं किसी के कुछ भी गलत चीज़ को अब से सपोर्ट नहीं करूँगी. सो ऑल इन ऑल ये पूरे इंसिडेंट से मैडी वॉज कॉन्स्टेंटली लर्निंग. उसके माइंड में एक काइंड ऑफ मैच्योरिटी आई, उसके माइंड में ये थॉट्स आए कि फ्रेंडशिप की कॉस्ट पे वो कुछ भी बुरा नहीं करेगी. सिमिलर केस स्टूडेंट्स वी शुड ऑल्सो फॉलो इन आवर लाइफ्स कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, यू शुड मेक श्योर कि आप उस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हों. यू शुड नॉट सी, अगर आपका कोई खुद का दोस्त ऐसा कर रहा है तो पहली बात तो आपको उसका दोस्त ही नहीं बनना चाहिए. दूसरी बात, आपको उसे समझाना चाहिए कि जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, इवन इफ इट मीन्स इट इज एट द कॉस्ट ऑफ द फ्रेंडशिप. All right, moving ahead. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. They told her how pretty her drawings were, and they asked her if she liked where she was living, if she liked her new teacher. They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X's for love. They mailed the letter to Boggins Heights, writing, "Please forward on the envelope." Okay, now Saturday को Maddie and Peggy they spent the afternoon together. Now what were they doing together? They were writing a letter to Wanda Petronsky. वो एक
चिट्ठी लिख रहे थे वांडा पेट्रोंस्की को के लिए, जिसमें वो क्या क्या लिखते हैं, वो उससे पूछते हैं, वो उसे एक तो इन्फॉर्म करते हैं दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, कि उसने वो जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट था वो जीत लिया है, उसको इन्फॉर्म करते हैं। साथ में ही वो उसे एक फ्रेंडली लेटर लिखते हैं। जैसे हम एक चिट्ठी अपने किसी भी अच्छे दोस्त के लिए लिखेंगे तो हम उसमें यही सब लिखेंगे कि अब वो कहाँ रह रही है, इज शी फाइन और नॉट, क्या उसे अपनी नया घर अच्छा लग रहा है, क्या उसे अपनी नई टीचर अच्छी लग रही है, ये सारी बातें वो पूछती हैं। हालांकि उनका पर्पस क्या था, अपोलोजाइज करना, दे जस्ट वांटेड टू से सॉरी टू हर, दे वांटेड टू अपोलोजाइज टू हर, बट वो ये सब करने की बजाय वो सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर लिखती हैं, जिसमें जब वो जनरल हालचाल पूछते हैं, ये पूछते हैं कि उसने जहाँ शिफ्ट करा वो जगह उन्हें उसे सूट करी, उसे अच्छी लगी या नहीं लगी। ओके साथ में वो लेटर कहाँ पर पोस्ट करते हैं, वो पोस्ट करते हैं बॉगिन साइड को जहाँ उसका घर था, और ऊपर एनवेलप पे लिखते हैं प्लीज फॉरवर्ड, मतलब जिससे कि क्या पता चलता है जो भी उस घर में रह रहा होगा वो उसे उसके नाम तक उसके नए एड्रेस पर फॉरवर्ड कर दे। Days passed and there was no answer, but the letter did not come back. So maybe Wanda had received it. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. अब बहुत दिन हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं आया, बट द लेटर भी नहीं आई। तो यूजुअली क्या होता है, अगर कोई एक लेटर आप पोस्ट करते हो और जो पोस्टमैन होता है उसे वो या तो वो एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता या उसे लेने वाला कोई नहीं मिलता, मतलब रिसीवर नहीं मिलता, तो यूजुअली वो लेटर वापस आ जाता है उसी एड्रेस पे जिसने उसको पोस्ट करा था। तो अब बहुत दिन हो गए, ना तो उस चिट्ठी का जवाब आया ना ही वो चिट्ठी वापस आई। तो इसका मतलब ये था कि वो चिट्ठी पहुंच तो गई है उस तक, साथ में ही बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। तो यही कहते हैं, तो यही हो सकता है कि वांडा को वो चिट्ठी मिल गई है। वो ये काइंड ऑफ असम्पशन लगाते हैं कि अभी तक रिप्लाई नहीं आया, मतलब ये हो सकता है कि उसे इतना बुरा लगा उनकी बातों का, या वो इतना ज्यादा गुस्सा थी कि उसने रिप्लाई करने का उसे मन ही नहीं करा, या उसे रिप्लाई करना ठीक ही नहीं लगा। बट यू कुड नॉट ब्लेम हर, तो वो यही सोचते हैं कि उसकी भी कोई गलती नहीं है, अगर उसे बुरा लगा तो वो बुरा लगना भी जाहिर है, तो उसकी भी कोई गलती नहीं है इसमें। Weeks went by and still Wanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with, "How many dresses have you got?" And before Wanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. So here again बताया जा रहा है कि बहुत हफ्ते हो गए, दिन निकल गए, हफ्ते निकल गए, लेकिन स्टिल वांडा की तरफ से चिट्ठी का कोई भी जवाब नहीं आया। एंड ऑल दिस वाइल विद इन दिस स्पैन ऑफ टाइम बताया जा रहा है कि पेगी तो शी स्टार्टेड फॉरगेटिंग अबाउट इट, कि अच्छा कुछ इतना बुरा हुआ भी था, उसके दिमाग से ये सारी चीजें धीरे धीरे विद टाइम निकलती गई, एंड शी स्टार्टेड गेटिंग बिजी इन हर ओन लाइफ, मतलब वो अपने स्केड्यूल में उतना ही उसने अपना रूटीन बना लिया, वो बिजी होने लगी एंड वो ये सारी चीजें भूलती गई। ओके लेकिन मैडी के साथ ऐसा नहीं हुआ। मैडी जब सो तो जाती थी, लेकिन उसे सपनों में भी प्रॉबेबली वांडा के ही थॉट्स आते थे कि कैसे वो उसे डिफेंड कर रही है सारे क्राउड से, कि उसके माइंड में ये चलता था अगर कोई लड़की, अगर कोई ग्रुप ऑफ गर्ल्स उसको आके परेशान कर रहा है, उससे पूछ रहा है वही सवाल आकर कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो मैडी जो है वो डिफेंड कर रही है उसको और पूरे क्राउड के आगे खड़ी होकर चिल्ला रही है, शी इज जस्ट ट्राइंग टू स्टॉप द होल थिंग सो दैट जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें भी वही फीलिंग आए जो मैडी को आई, उन्हें भी वो एम्बैरेसिंग फीलिंग आए, दे शुड ऑल्सो रियलाइज कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं।
Now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. अब क्रिसमस आ गया है, क्रिसमस टाइम आ गया है एंड हर तरफ स्नो है. क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम. सो क्लासरूम में क्रिसमस बेल्स हैं, बहुत सारी डेकोरेशंस हैं, छोटा सा क्रिसमस ट्री है. ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, सो क्रिसमस हॉलीडेज के लिए जब ब्रेक करने वाले थे वो लोग, उससे एक दिन लास्ट डे पे टीचर ने क्लास को एक लेटर दिखाई जो उसे उस मॉर्निंग मिली थी मिस मेसन ने. ओके, सो दिस लेटर जिसके बारे में बात हो रही है, नाउ यू कैन कनेक्ट कि ये लेटर आई कहाँ से होगी. एंड मिस मेसन को स्कूल के एड्रेस पर आई वो लेटर. तो अब टाइम कौन सा बताया जा रहा है, कब से उन्होंने लेटर पोस्ट करी थी. डेज पास बाय, मंथ्स पास, वीक्स पास बाय हमें बताया गया है. एंड ऑल दिस फाइल, सो देयर इज अ सेइंग दैट टाइम हील्स. तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम पास होता है, जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं, वैसे वैसे हम कोई भी एक बुरा इंसिडेंट अगर हमारे साथ हुआ होता है या कोई ऐसी बात हुई होती है जिससे हम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा होता है जिस बात का, तो ऐसी बातें हम लोग धीरे धीरे भूलते जाते हैं. एज इन विद टाइम, जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं हम वो बात भी भूलते जाते हैं. सिमिलर थिंग हैपेंड विद पेगी. पेगी धीरे धीरे टाइम के हिसाब से जैसे दिन निकलते गए, मंथ्स वीक्स निकलते गए, बट वांडा पेट्रोंस्की की तरफ से कोई जवाब नहीं आया. तो पेगी का ध्यान उस बात से अब धीरे धीरे हट रहा था. वो धीरे धीरे वो बिजनेस, मतलब वो इंसिडेंट को भूलती जा रही थी. बट नाउ मैडी एटलीस्ट शी कुड स्लीप, बट इन हर थॉट स्टिल उसके दिमाग में वही वांडा से रिलेटेड चीज़ें आ रही थी. कैसे उसने अपने आप को इतना ट्रेन कर रही थी वो कि अगर उसके सामने कोई बुरी चीज़ होगी तो उसे उसके अगेंस्ट खड़े होना है. दैट शी विल नॉट सिट साइलेंटली, वो चुपचाप नहीं खड़ी रहेगी, वो उस बात को अपोज करेगी एंड उस बात के अगेंस्ट बोलेगी, सो दैट नो वन शुड फील दैट अनहैप्पी अगेन, कि किसी को इतना बुरा फील ना हो. एंड उसके माइंड में वही सारे थॉट्स रन कर रहे थे. कौन से थॉट्स, कि अगर कोई एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स आए और फिर से वांडा पेट्रोंस्की की तरह किसी भी और लड़की को या उसी को आकर दोबारा से वही सेम क्वेश्चंस पूछें कि हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट. तो बिफोर द गर्ल कुड आंसर, मैडी वुड स्पीक अप एंड शाउट एट द क्राउड एंड उनको समझाएगी, उनको वो फील करवाएगी कि ये जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है. नाउ द स्टोरी कम्स, कहाँ पे पार्ट पहुँचता है, क्रिसमस के टाइम का, जहाँ पर देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड. अब क्रिसमस का टाइम है तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो एक काइंड ऑफ बाहर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर के बारे में बताया जा रहा है, सराउंडिंग्स के बारे में बताया जा रहा है कि सब तरफ स्नो है ग्राउंड पर. एंड डेकोरेशंस होती हैं क्रिसमस के टाइम पे, कितना प्रिटी होता है सब तरफ, आसपास सब तरफ डेकोरेशंस होती हैं, बेल्स हैंग हुई होती हैं, लाइट्स होती हैं, क्रिसमस ट्रीज डेकोरेटेड होते हैं. Similar was the thing in their class also. There were Christmas bells and a small tree decorated the classroom. तो क्लासरूम के अंदर ही उन्होंने क्रिसमस बेल्स लगाई हुई थी एंड एक क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करके रखा हुआ था. So that was apparently the last day before the Christmas vacations. जो स्कूल्स में क्रिसमस के टाइम पे और न्यू ईयर के टाइम पे छुट्टियां होती हैं, उन छुट्टियों से पहले जो लास्ट डे था उस टाइम की बात हो रही है. On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. So अब apparently ये वही लेटर होगी जिसका मैडी और पेगी को इंतजार था. Now we'll read about what the letter says in our next video. So till then friends, keep watching. Thank you.